दोस्तों नमस्कार। आज हम मानव विकास सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, सामाजिक आर्थिक विकास, मानव विकास, गरीबी उन्मूलन, समावेशी विकास के लिए भारत का और बिहार के प्रयास, उसकी चुनौती, उसकी उपलब्धि। मानव विकास सूचकांक और वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की निम्न रैंकिंग के कारण हम सब पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक्स बड़ा है। उससे पहले यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी आप उच्च स्तरीय करना चाहते हैं, हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो और पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन होगा 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मानव विकास से जुड़े हुए कोई प्रश्न आ जाएगा तो आप उसकी सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। भूमिका में क्या लिखेंगे? भूमिका में लिखना है मानव विकास लोगों के विकल्पों में विस्तार के साथ साथ प्राप्त होने वाले कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया है। 1990 में सर्वप्रथम प्रकाशित ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में मानव विकास को लोगों के सामने विकल्पों में विस्तार की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। यानी 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई थी, उस समय मानव विकास को लोगों के विकल्पों में विस्तार की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया था। लोगों के विकल्पों में विस्तार, यानी लोगों के विकल्पों में विस्तार की प्रक्रिया के रूप में, यानी विकल्प क्या होगा? तो विभिन्न विकल्प निर्धारित किए गए थे। लंबा एवं स्वस्थ जीवन यापन, अच्छा जीवन स्तर, शिक्षा प्राप्ति, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य मानव अधिकारों की गारंटी, आत्मसम्मान के विविध तत्व। इसी विविध तत्वों के रूप में मानव विकास को परिभाषित किया गया है। मानव विकास को इस विकल्पों के अभाव में दूसरे अवसरों में बाधा पड़ता है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए यह बहुत जरूरी है। सबसे पहले वो लंबा और स्वस्थ जीवन उसका होना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, जो उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है, जो मानव अधिकार है, चलने की, घूमने की, बोलने की, कारोबार करने की, व्यवसाय करने की, समाज में इंटरेक्शन स्थापित करने के लिए, ये सब जितने भी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, इस जो जितने भी मानव अधिकार है व्यक्ति को एकदम होनी चाहिए। लोगों को घूमने की, चलने की, बोलने की, किसी से बात न करने की, बिजनेस करने की पूरी स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, अधिकार होनी चाहिए। आत्मसम्मान के विविधत्व, उसके बाद उसकी गरिमा होना चाहिए। उसको जहाँ तहाँ लोग उसको बेइज्जत न करे, उसका अपना एक स्टेटस हो, लोग उसका सम्मान करें, वे लोगों का सम्मान करें। तो उसको आत्मसम्मान भी के जो विविध तत्व होना चाहिए वो होना चाहिए। और राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने की, चुनाव लड़ने की, मत देने की, राजनीतिक वाद विवाद पर चर्चा करने की, सत्ता की आलोचना करने की पूरी जो है आज़ादी होनी चाहिए। अगर किसी को यह प्राप्त है तो समझिए वह व्यक्ति का विकास हो चुका है। समाज में देखेंगे तो बहुत सारे लोग उसमें लंबा जीवन है ही नहीं, 60 वर्ष 65 वर्ष में लोग डेथ कर जाते हैं। शिक्षा का स्तर क्या है? जीवन स्तर आप देखे होंगे, क्या जीवन स्तर है भारत और बिहार के लोगों की, आप देख रहे हैं। तो यूएनडीपी जो है 1990 में प्रकाशित ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में मानव विकास को विकल्पों में विस्तार की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। और विविध विकल्प जो है यही है। इस विकल्प के अभाव में व्यक्ति के दूसरे अवसरों में बाधा पड़ता है। तो यह स्थिति है। अब प्रश्न है कि मानव विकास की आवश्यकता क्यों, किस लिए मानव का विकास किया जाएगा, यानी आप ही का विकास क्यों किया जाएगा? तो इसके पीछे कई
रीजन है मानव विकास की आवश्यकता। सबसे पहले देखिएगा, मानव विकास सब सरकार का जितना भी प्रयास होता है, सरकार का कोई भी सरकार ले लीजिए, बिहार सरकार ले लीजिए या दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट ले लीजिए या भारत सरकार ले लीजिए या पंचायती राज ले लीजिए। भारत में 3 प्रकार का सरकार है ना, संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, खंड सरकार या प्रांतीय सरकार यानी राज्य सरकार, अलग अलग राज्य सरकार, इकाई सरकार, और एक नीचे क्या है, स्थानीय सरकार है, स्थानीय स्वशासन। ये जितने भी सरकार है, इसका गठन ही मानव विकास के लिए किए जाते हैं। अंतिम उद्देश्य जो है किसी भी सरकार के स्थापना का, सरकार की संरचना का अंतिम उद्देश्य है लोगों के विकल्पों में विस्तार, लोगों के कल्याणों में सुधार, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, यानी व्यक्ति का विकास, मानव का विकास। अंतिम उद्देश्य सभी सरकारों का उद्देश्य होता है मानव विकास। सरकार का कोई भी कदम अगर आप देखेंगे, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, मई में ऑफिसर बन जाएंगे आप लोग, लास्ट मई में लिस्ट लेट करेगा तो 15 जून तक आप SDM रहेंगे। आपके जीवन भर जब नौकरी करेंगे तो आपका अंतिम उद्देश्य यही होगा, हम लोग को लोगों का उत्थान करना है, समाज में लोगों का विकास करना है, मानव का विकास करना है। तो पहला पॉइंट है मानव विकास उद्देश्य है, जबकि आर्थिक समृद्धि इस उद्देश्य का साधन मात्र है। अब देखिए इसमें है मानव विकास उद्देश्य है और आर्थिक समृद्धि उस उद्देश्य का प्राप्ति का साधन है। यानी आर्थिक समृद्धि जो होता है, आर्थिक समृद्धि के माध्यम से लोगों के कल्याणों में क्या किया जाता है, लोगों की आय को बढ़ावा दिया जाता है। और आर्थिक विकास में लोगों के आय में वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार की बात की जाती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी बदलाव लाया जाता है, सकारात्मक बदलाव लाए जाते हैं। तो मानव विकास उद्देश्य है, किसी भी आर्थिक समृद्धि का अंतिम उद्देश्य जो है मानव विकास है, आर्थिक समृद्धि उसकी प्राप्ति का साधन है। देखिए आर्थिक विकास का अंतिम उद्देश्य पुरुषों, बच्चों, महिलाओं के वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लक्ष्यों को ध्यान में रखना, उसके जीवन, उसके विकल्पों में विस्तार करना, उसके कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना। पहला, सरकार क्या या अर्थव्यवस्था का सारा का उद्देश्य होता है मानव विकास। दूसरा होता है ऊंची उत्पादकता का साधन। मानव विकास जो है ऊंची उत्पादकता का साधन है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, भली प्रकार से कौशल प्राप्त होगा तो ऊंची उत्पादकता का साधन है। कैसे? व्यक्ति स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा, कुशल होगा तो उसकी दक्षता अधिक होती है। आप ही को खाना नहीं दिया जाए, कह दिया जाए 12 घंटा पढ़ने के लिए, आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े लिखे होते तो बीपीएससी की 6 महीना बाद SDM नहीं बनते। यह स्थिति है। अगर आप कौशल प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है तो आप बड़े बड़े MNC कंपनी में अच्छे उच्च वेतनमान का हाइब्रिड नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा अच्छा तो कहने का अर्थ है कि स्वस्थ, शिक्षित, पोषित और कुशल श्रम जो है ऊंची उत्पादकता का साधन है। यानी अर्थव्यवस्था में इस उत्पादकता बढ़ता है। अब मान लीजिए जो है गेहूं की रोपाई है, आज सारे लोग बीमार हैं और वही रोप रहे हैं, वो भर दिन 1 कट्ठा खेत नहीं रोप पाएंगे। और वही जो है हट्टा कट्ठा मजबूत है, स्वस्थ है, अच्छा है, जल्दी से काम करेगा। ऑफिस में ही अगर बीमार रहेंगे, पेट में अन्न नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। वही अगर स्वस्थ है, शिक्षित है, पेट में अन्न है तो आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य पर निवेश जो है उत्पादकता का जो है निवेश माना जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च को निवेश के रूप में माना जाता है। यह ऊंची उत्पादकता का साधन है। अगर किसी व्यक्ति का विकास हो गया है तो निश्चित रूप से वह काम बेहतर तरीके से कर पाएगा। सामाजिक स्थिरता, देखिए अगर व्यक्ति शिक्षित है, स्वस्थ है, पढ़ा लिखा है तो उसमें समझदारी का भाव आएगा,
वो समाज में विवाद करने से परहेज करेगा, जहाँ तहाँ वो गलती करने से परहेज करेगा, दूसरों को डिस्टर्ब करने से परहेज करेगा। इसमें समाज में क्या होती है, एक स्थिरता आएगी। और पढ़ा लिखा नहीं होगा, अब देखते होंगे जहाँ शिक्षा का स्तर कम होता है उस जगह जो है बड़ा विवाद होता है, बहुत विवाद होता है। लोगों को अनावश्यक रूप से लोगों को जो है डराना, धमकाना, लोगों को डिस्टर्ब करना, लोगों के पर्सनल जीवन में हस्तक्षेप करना, ये नॉर्मल हो जाता है। इसलिए जब व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो जाता है तो वह व्यक्ति समाज में एक स्थिरता रहती है, समाज में शांति स्थापित होती है, झगड़ा झंझट कम होगा, कानून का सहारा लेगा लोग। भौतिक पर्यावरण सुधार, मानव विकास, अगर लोगों का विकास हो गया है तो लोगों का विकास होगा, आय स्तर बढ़ेगा, जीवन स्तर में बदलाव आएगा, तो वह खाना किससे बनाएगा, स्वच्छ ईंधन से। वनों की कटाई पर रोक लगेगा, वनों की कटाई पर रोक लगेगा तो पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होगा, भूमि क्षरण में कमी आएगा। गरीबी जहाँ होती है, लोगों का विकास नहीं होता है, तो खाना पकाने का जो उनका प्राकृतिक ईंधन से वो खाना पकाते हैं, उपला, गोबर, पतलो, लकड़ी, इस सब से, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, वायु प्रदूषण होता है, वनों की कटाई होती है। वनों की कटाई होगी तो भूमि का क्षरण होगा, भूमि का क्षरण होगा तो कृषि उत्पादन उत्पादकता प्रभावित होगी। तो अगर व्यक्ति का विकास होता है तो पर्यावरण भौतिक पर्यावरण में भी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। उसके बाद स्वस्थ समाज का सामाजिक उपद्रव पर रोक हम बता दिए हैं। परिवार के आकार को छोटा, जैसा कि जानते होंगे कि विकसित देशों के अनुभव, विकसित देशों या भारत के विकसित राज्यों के अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर यह कहा जाता है कि अगर महिलाएं शिक्षित होगी, लोग शिक्षित होंगे, उनकी स्वास्थ्य अच्छी होगी, शिशु मृत्यु दर में जो स्वास्थ्य अच्छी होगी, शिशु मृत्यु दर में जो है कमी होगी, इससे जो है जन्म दर में जो है कमी आती है। अगर पढ़े लिखे लोग जो है अधिक बच्चा पैदा करने से बचते हैं। अगर अब अधिक बच्चा पैदा कैसे होता है, अब या तो पुत्र के मुंह में होता होगा, करते हैं लोग, नहीं तो जो है बीमार पड़ने के कारण। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, स्वस्थ होगा, तो निश्चित शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, जन्म दर में कमी आएगी। और लोग पढ़ा लिखा होता है, खास करके महिलाएं अगर शिक्षित होती है तो वह जनसंख्या के आकार को जो है छोटा करने के प्रति वह सचेत होती है। शिक्षित लोग जो है छोटे परिवार के फायदे से जो है परिचित होते हैं। आप देखिए केरल में देखेंगे, विकसित देशों में देखेंगे, मतलब जनसंख्या कम क्यों है, इसके पीछे रीजन है कि वहाँ के लोग हाईली शिक्षित है, वहाँ के लोगों की जीवन स्तर बहुत बेटर है, वह कम बच्चा पैदा करते हैं, कम बच्चा से ही काम चला लेते हैं, चूँकि उनकी मृत्यु कम होती है। जहाँ मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर अधिक होगा, वहाँ लोग अधिक बच्चा पैदा करेंगे। और जब स्वस्थ होगा, आय स्तर, जीवन स्तर अगर बेहतर होगा तो एक दो से भी काम चला लेते हैं लोग। तो महिलाएं शिक्षित होगी तो कम जो है प्रजनन दर में कमी आएगी, गर्भ निरोधक दवाइयों का उपयोग करेंगे तो जनसंख्या में भी कमी आएगी। तो मानव विकास होने से परिवार के आकार जो है छोटा होता है। उसके बाद लोकतांत्रिक मूल्यों का क्रियान्वयन। अब देखिए, लोगों का विकास अगर हो जाएगा, शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मतदान में जो है लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, राजनीतिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगे, दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने के प्रति सचेत रहेंगे, समाज में शांति, भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता के आधार पर लोगों के साथ जो है तालमेल, इंटरेक्शन करेंगे। तो जो लोकतांत्रिक मूल्य है, न्याय, ये सब को जो इसका बेहतर क्रियान्वयन होगा। बढ़ चढ़कर लोग जो है मतदान की प्रक्रिया में, राजनीतिक वाद विवाद में, राजनीतिक चर्चाओं में प्रत्याशियों के जो है अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। तो मानव विकास की आवश्यकता जो है इन्हीं कारणों से है। अब बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार मानव विकास के विभिन्न तत्व जो है बताया गया है। सबसे पहला है पर्यावरण की स्थिरता, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि, समुचित जीवन स्तर, लैंगिक समानता और सामुदायिक भागीदारी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में है मानव विकास के महत्वपूर्ण तत्व है, इसको याद करना है। अब हम लोग मानव विकास के घटक पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि जानते होंगे कि हर 2 वर्ष बाद यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है जारी की जाती है, और मानव विकास सूचकांक 2022 पीडीएफ में 2021 का 21 का हम जो है 20 का जो है डाटा दिए हुए हैं। अभी सितंबर माह में आया है मानव विकास सूचकांक 2022 का रिपोर्ट, सितंबर में, इसलिए हम अपडेट कर दिए हैं। मानव विकास सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व के जो है, जैसा कि आप जानते होंगे कि इस बार काफ़ी फेरबदल जो है हुआ है, और फेरबदल में देखेंगे 191 देशों में भारत का स्थान 132वां है, जबकि प्रथम स्थान जो है स्विट्जरलैंड को इस पर प्राप्त हुआ है, उसके बाद नॉर्वे है, उसके बाद आइसलैंड है। मानव विकास सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का स्थान 132वां है। तो मानव विकास सूचकांक की गणना जो है, मानव विकास सूचकांक जो है किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए जाने वाले एक महत्वाकांक्षी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग देशों के सामाजिक आर्थिक विकास की माप की जाती है और नीति निर्माताओं के ध्यान को आकर्षित किया जाता है। तो अब इसकी मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए माप के लिए 3 घटकों का प्रयोग करता है। सबसे पहला है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि और अच्छे जीवन स्तर। इसी तीनों इंडिकेटर का, तीनों का भार जो है 133 है, एक तिहाई है। टोटल सूचकांक जो है 100 है इसका, और तीनों को एक तिहाई भ्रांश दिया गया है। टोटल भ्रांश 100 है और 100 को 3 भागों में बांटा गया है। तो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, अब किसी भी देश के दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की माप के लिए यूएनडीपी यानी मानव विकास सूचकांक में जो है माप के लिए जन्म के समय जीवन संभावना को लिया जाता है। यानी जन्म जो व्यक्ति लिया है वो कितना वर्ष जी पाएगा, वो एक एक्सपेक्टेशन जो है ली जाती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत में जन्म के समय जीवन संभावना 67.2 वर्ष जो है माना गया है, 2 वर्ष जो है दिखाया गया है। हालांकि 2019-20 के रिपोर्ट में 69.7 था, यानी 2 अंक जो की गिरावट आई है, 2 से अधिक अंकों की। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसी देश में ज्ञान की उपलब्धि के लिए 2 इंडिकेटरों का प्रयोग करता है। स्कूल में व्यतीत औसत वर्ष और स्कूल में व्यतीत संभावित वर्ष। यूएनडीपी किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास की माप जो है 3 घटकों के आधार पर करता है। पहला आप जानते हैं दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, दूसरा स्वास्थ्य जो है ज्ञान की उपलब्धि, तीसरा है अच्छे जीवन स्तर। तो अच्छे जीवन स्तर ज्ञान की उपलब्धि, तब ज्ञान की उपलब्धि को भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों के आधार पर जो है माप की जाती है। स्कूल में व्यतीत औसत वर्ष, अगर भारत में देखेंगे तो भारत में एक व्यक्ति स्कूल में जो है मात्र 11.9 वर्ष व्यतीत किया है। आप देख रहे हैं मात्र 11 वर्ष जो है 11 में मान लीजिए 11.9 वर्ष ही जो है लोग जो है भारत के लोग जो है स्कूल में रहा है। यानी 10वीं ही ले लीजिएगा, 11th ले लीजिए, 11th तक जो है ही जो है पढ़ा है भारत के लोग, 11th तक, या 9 है तो 12 ले सकते हैं, मात्र 12वीं तक जो है लोग पढ़ा है। स्कूल में संभावित वर्ष, अब भारत में जो है व्यतीत किए मतलब जो एक छात्र स्कूल में जो है कितना व्यतीत कर सकता है वो मात्र 6.7 वर्ष है। तो ये स्थिति है, ये औसत वर्ष है। स्कूल में संभावित औसत वर्ष जो है 6.7 वर्ष है। और यूएनडीपी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है
किसी देश के अच्छे जीवन स्तर की माप के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद को लेता है। HDI 2022 में भारत का जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है $6,590 जो है रहा है। हालांकि 2019 में जो है यह जो है $6681 जो है रहा है, लेकिन 2019 के तुलना में 21 में गिरावट आई है। यह रिपोर्ट जो है 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है, 20 में प्रकाशित किया गया था, फिर 22 में आया है, लेकिन इसकी जो गणना है वो 1 वर्ष पूर्व का रहता है, यानी 21 का ही है। तो डाटा 21 का ही है। UNDP डाटा 1 साल पहले का यूज करता है, लेकिन सूचकांक 22 का है, सितंबर में आया है। उसके बाद वैश्विक खुशहाली सूचकांक। देखिए, वैश्विक खुशहाली यह संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रति वर्ष जारी किए जाने वाला एक महत्वाकांक्षी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आधार पर सतत विकास समाधान नेटवर्क के सदस्य देशों के सामाजिक आर्थिक विकास की माप करता है। सामाजिक आर्थिक विकास की माप के आधार पर उसकी खुशहाली के स्तर को मापता है और वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता है। सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक निवेश करने के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास पर के प्रति सचेत रहने के लिए, साथ ही साथ नीति निर्माता को भी जो है प्रेरित करता है कि वे सामाजिक आर्थिक विकास यानी मानव विकास पर अधिक से अधिक खर्च करें। तो वैश्विक सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है किसी देश की खुशहाली के स्तर को मापने के लिए 6 जो है इंडिकेटर का प्रयोग करता है। BPSC में क्वेश्चन आ चुका है, 65वीं में आया है। हम ही एकमात्र पढ़ाए थे, दूसरा कोई नहीं पढ़ाया था। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहायता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा, जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, इस आधार पे वैश्विक खुशहाली सूचकांक जो है जारी की जाती है और इसी आधार पे किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक संपन्नता, खुशहाली के स्तर को माप की जाती है। अगर इसमें देखेंगे भारत की रैंकिंग, तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में 146 देशों में भारत की रैंकिंग जो है अगर आप देखेंगे तो 136वां है और चीन का स्थान जो है 72वां है। इसमें प्रथम स्थान जो है देखेंगे तो फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और डेनमार्क को दूसरा और आइसलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जितने भी सामाजिक आर्थिक विकास के सूचकांक है उसमें फिर नॉर्डिक देश है, यानी फिनलैंड है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, हांगकांग है, ये सब बहुत आगे है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं जो आगे हम बताएंगे आपको। तो इस सूचकांक से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाएगा। अब इस सूचकांक में वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग 136वीं है, जबकि चीन का 72। इसमें आपका रैंकिंग जो है मानव विकास सूचकांक 2022 में आपकी रैंकिंग 132वीं है। तो आप देखेंगे 191 देशों में आप 132वें स्थान पे है, 146 देशों में आप 136वें स्थान पे है। तो भारत की स्थिति बहुत निम्न है। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है, हम उस कारण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मानव विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया है, हम उसको देखेंगे। तो हम लोग देख रहे थे मानव विकास, मानव संसाधन को दोहन करने के लिए या मानव संसाधन के दक्षता में सुधार के लिए, समावेशी विकास के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए मानव विकास सूचकांक और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व खुशहाली सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रयास और बिहार में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, उसके बाद जो है सामाजिक प्रगति के लिए, बिहार में मानव संसाधन के दक्षता को सुधार करने के लिए बिहार सरकार का प्रयास, हम दोनों प्रयास को कॉमन रूप में ले रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है, बस खाली आपको इतना पॉइंट याद हो जाएगा ना, टॉप कर जाइएगा, टॉप कर जाइएगा। आप इसकी व्याख्या नहीं कीजिएगा, खाली लिख दीजिएगा, टॉप कर जाइएगा।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे सामाजिक सेवाओं में व्यय में वृद्धि। देखिए सामाजिक सेवाओं में जो है बहुत सारे सेवाएं शामिल की जाती है, जैसे आप देखेंगे शिक्षा, खेलकूद, कला संस्कृति, परिवार कल्याण, उसके बाद स्वास्थ्य, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा, ये सब सामाजिक सेवाओं में शामिल की जाते हैं। यानी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परिवार कल्याण हो, वंचित तबकों SC ST OBC EWS का कल्याण हो, वृद्धजनों की कल्याण हो, महिलाओं की कल्याण, जीवन स्तर में बदलाव हो, प्राकृतिक आपदाओं से लोगों की रक्षा हो, ये सब सामाजिक सेवाओं में शामिल किए जाते हैं। जब भी सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है, इसका अर्थ है, अगर कोई कहे कि सामाजिक सेवाओं पर व्यय, यानी सामाजिक सेवाओं का व्यय का अर्थ है परिवार कल्याण पर व्यय, स्वच्छता पर व्यय, पेयजल पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, शिक्षा पर व्यय, प्राकृतिक आपदा से लोगों की राहत बचाने के लिए व्यय, वृद्धावस्था में के लिए सुरक्षा पर व्यय, जो समाज के कमजोर तबके हैं उसके उत्थान पर व्यय, ये सब सामाजिक सेवाओं पर व्यय में शामिल किए जाते हैं। तो अगर आप भारत का देखेंगे सामाजिक सेवा पर व्यय, तो केंद्र और राज्य दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर भारत टोटल GDP के, केंद्र और राज्य दोनों के GDP के अनुपात के रूप में 2014-15 में सामाजिक व्यय में जो है व्यय जो है GDP के अनुपात के रूप में 2014-15 में सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय जो है 6.2% था, केंद्र राज्य मिलाकर, जो 2020-21 में बढ़कर 8.3 हो गया है। बजट 8.3% हो गया है। बिहार का देखेंगे तो बिहार में जो है 2015-16 से लेके 2020-21 में जो है सामाजिक सेवाओं पर व्यय जो है 34.4% से बढ़ाकर 44% कर दिया गया है। यानी बिहार सरकार सामाजिक सेवाओं पर, बिहार सरकार अपने कुल व्यय का 44% सामाजिक सेवाओं पर व्यय करता है। यानी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे, परिवार कल्याण पे, खेल कूद पे, पेयजल पे, स्वच्छता पे, सामाजिक सुरक्षा पे, SC ST OBC EWS के कल्याण पे, महिलाओं के उत्थान पे सरकार खर्च करती है। बिहार सरकार कुल व्यय का 44% याद रखिएगा। इसके अलावा जो है शिक्षा पर व्यय, अब देखिए भारत में केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर शिक्षा पर व्यय जो है GDP के प्रतिशत के रूप में 2.8% 2014-15 में होता था। 2021-22 में BE का अर्थ है बजट एस्टिमेटेड, जो बढ़कर 3.1% हो गया है। और शिक्षा में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति 2020, शिक्षा का अधिकार 2019, 2009, PM ई-विद्या, हाइब्रिड शिक्षा के लिए PM ई-विद्या योजना, बुनियादी ढांचा, स्कूल में साफ सफाई, प्लेग्राउंड, आवास, शौचालय, इसके विकास के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। 2-3 योजना का नाम लिया देखिएगा। देखिए शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा से लोगों में जो है आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है, लोगों का मानव विकास होता है, उनके जीवन स्तर में सुधार होता है, तो उच्च वेतनमान की नौकरी प्राप्त करने के योग्य होते हैं शिक्षा से। तो रहन सहन का स्तर में काफ़ी बदलाव होता है। शिक्षा जो है मानव पूंजी पर, शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी पर निवेश के रूप में माना जाता है। इससे शिक्षा पर व्यय से मानव पूंजी का निर्माण होता है। तो शिक्षा, और बिहार सरकार का देखेंगे 2015-16 में जो है बिहार सरकार द्वारा शिक्षा पर व्यय जो है 2015-16 से 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा शिक्षा पर व्यय जो है 14.3% की वृद्धि किया है। और शिक्षा में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना, ये बाकी सभी केंद्रीय योजनाओं को जो है लागू की गई है। स्कूल शिक्षकों की भर्ती करना, ये भी आ रहा है। छात्र शिक्षक के अनुपात को जो है वैश्विक मानक के अनुरूप लाने का प्रयास करना, तो यह स्थिति है। इसके अलावा स्कूल में बुनियादी ढांचा, भवन, शौचालय, पेयजल, ये सब के विकास करना, ये सब जो है। उसके बाद मिड डे मील की योजना शुरुआत की गई है, प्रधानमंत्री पोषण योजना में ही शामिल कर दिया गया है।
उसके बाद स्वास्थ्य पर व्यय में देखेंगे तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2014-15 में 1.2% व्यय होता था, जो 2021-22 में 2.1% हो गया है। और स्वास्थ्य में सुधार के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है 2025 तक स्वास्थ्य पर व्यय को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2.5% करना। आयुष्मान भारत के तहत जो है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत जो है 10 करोड़ देश के निचले 40% लोगों को 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा जो है दिया जाता है। उसके बाद डिजिटल भारत स्वास्थ्य मिशन के तहत, आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है डॉक्टर, दवा दुकान, मरीजों को आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया है। ई संजीवनी ऐप के तहत जो है दूर दराज क्षेत्रों में टेली मेडिसिन के तहत जो है विशेषज्ञ डॉक्टरों को जो है द्वारा सुविधा दी जा रही है। बिहार सरकार द्वारा भी देखेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत प्रयास किए गए हैं, आप अपना पढ़ लीजिएगा, मोटे तौर पे हम बता दिए हैं। उसके बाद 2015-16 से 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर व्यय में 16.6% की वृद्धि किया है। बिहार सरकार द्वारा एम्बुलेंस के बेड़ों को मजबूती करने के लिए 750 एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी दिया है। पीएमसीएच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने के लिए 5000, आप देखे होंगे 5000 से ऊपर बेड का जो है अस्पताल का बनाया जा रहा है। तो यह स्थिति है, जैसा कि आप देख रहे हैं 5562 बेड का अस्पताल जो है बदलने के लिए 5540 करोड़ रुपया की स्वीकृति दिया है बिहार सरकार। उसके बाद मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन पॉलिसी लॉन्च किया है, लागू किया है, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। ऑक्सीजन पार्क की स्थापना अलग अलग क्षेत्रों में की जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे स्वास्थ्य अधिसूचना के तहत राज्य में 36 जिला अस्पताल है, 67 रेफरल अस्पताल है, 45 अनुमंडल अस्पताल है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या जो है 12,190 है। तो बिहार में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूती दी जा रही है, खाली पदों को भरी जा रही है, अलग तकनीशियन, हर पंचायत में तकनीशियनों, स्वास्थ्य विशेष लैब टेक्नीशियनों की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद पेयजल और साफ सफाई में देखेंगे, जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। इस मिशन के तहत जो है प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पाइप से जल पहुंचाने की परिकल्पना 2024 तक की गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शहरी के तहत जो है शौचालय निर्माण के लिए, साफ सफाई के लिए अनुदान दिए जाते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। बिहार सरकार द्वारा अपने स्तर पर हर घर नल का जल शुरू किया है, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना। साफ सफाई शौचालय निर्माण के लिए सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने लोहिया स्वच्छता अभियान शुरू किया है, तो साफ सफाई के लिए। उसके बाद आवास निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपको एक डाटा गलत होगा पीडीएफ में, याद रखिएगा। पीडीएफ में 2.5 लिखा हुआ है, 2.5 नहीं है, 2.95 करोड़ घरों का निर्माण जो है किया जाना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और 16, 17 से 18, 19 में 1 करोड़ घरों का निर्माण जो है किया गया है। तो ये सब ऐसे जैसे पेयजल है, आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक सेवा व्यय है, इस सबसे मानव का विकास होगा, गरीबी दूर होगा, सामाजिक समावेशी विकास होगा, सभी वर्गों का कल्याण होगा। तो इसमें और हम देख रहे हैं तो हम लोग जो है मानव विकास देख रहे थे। तो अब हम भारत सरकार द्वारा जो है बिजली एवं स्वच्छ ईंधन, चूँकि बिजली और स्वच्छ ईंधन से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है और महिलाएं उपले से खाना बनाती है, लालटेन जलाने से, दिए जलाने से प्रदूषण फैलता है, तो स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, वायु प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो इसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 और 2 की शुरुआत की गई है, जो निःशुल्क रूप से जो है
घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाते हैं इस योजना के तहत। सौभाग्य योजना के तहत जो है सभी घरों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जो है का प्रावधान किया गया था। सभी घरों को जो है विद्युत कनेक्शन से जोड़ने की योजना थी, या सभी गांवों में सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी और सभी घरों में पहुंचा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा के लिए NSFA नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट जो है, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित की गई है। इसमें 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये के हिसाब 5, 3 और 1 रुपये के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से गेहूं चावल जो है और मोटे 1 रुपये के हिसाब से गेहूं चावल और मोटे अनाज जो है दिए जाते हैं प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति महीना। तो यह स्थिति है। गरीब कल्याण योजना है, निःशुल्क खाद्यान्न दिए जाते हैं। PDS सिस्टम लागू की गई है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। वित्तीय समावेशन के लिए सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं को लाभुकों तक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं की राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरित की जाती है। और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए समाज के सभी वर्गों को प्रचलित बैंकिंग संस्थाओं से जोड़ने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद कौशल विकास के लिए, जैसा कि जानते हो कि कौशल और ज्ञान की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौशल और ज्ञान से लोग जो है, कौशल विकास से लोग उच्च वेतनमान, उच्च गुणवत्ता के रोजगार प्राप्त करने के योग्य होते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई है। असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है। PM हाइब्रिड शिक्षा के लिए PM दक्ष योजना शुरू किया गया है। कौशल विकास उद्यमिता नीति 2015 जो है लागू की गई है कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। बिहार में देखेंगे कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम लागू किया गया है 7 निश्चय के तहत। उसके बाद ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तकनीकी शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज को नए इंजीनियरिंग कॉलेज ITI कॉलेज की स्थापना की जा रही है हर जिले में, हर अनुमंडल में। इसके बाद मौजूदा संस्थानों में सुधार की जा रही है, आधुनिकीकरण किए जा रहे हैं। उसके बाद समाज के वंचित तबकों को प्रशासन में उन्हें सशक्त करने के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पंचायती राज्यों में जो है पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। सरकारी नौकरियों में जो है 27% आरक्षण है। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। तो यह स्थिति है। सामाजिक सुरक्षा के लिए कई योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ई श्रम पोर्टल। अधिक से अधिक असंगठित क्षेत्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए, इसके लिए बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो है अन्य सामाजिक सुरक्षा से लाभ न लेने वाले 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को 400 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। 80 वर्ष से ऊपर के लोगों को 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना शुरू की गई है। किसी प्रकार के आकस्मिक दुर्घटना में 20,000 रुपये जो है पारिवारिक लाभ दिए जाते हैं इस योजना के तहत। उसके बाद भारत सरकार द्वारा बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए, जो कि व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सड़कों का बहुत महत्वपूर्ण है। सड़क से जो है व्यक्ति के जीवन जो है आसान होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों की आवाजाही त्वरित गति से होता है, समय बर्बाद नहीं हो पाता है। साथ ही सड़क परिवहन से क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाना संभव होता है। लोगों की वस्तु और सेवाओं तक पहुंच बढ़ती है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होता है, शिक्षा का विस्तार होता है, कृषि क्षेत्र का विकास होता है। तो बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए PMGSY, PM गति शक्ति, भारतमाला, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये सब शुरू की गई है। बिहार सरकार द्वारा भी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सड़क पुल पुलियों पर निवेश में वृद्धि किया है। 2001-2 में
सड़क पुल पुलियों पर निवेश 159 करोड़ रुपया खर्च होता था। वहीं 2020-21 में बढ़कर 6,575 करोड़ रुपया हो गया है। 7 निश्चय 2 के तहत सुलभ संपर्कता के तहत सुलभ संपर्कता का परिकल्पना की गई है। इसके तहत जो है गांव को महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्रों, थानों, ब्लॉकों, जिलों, राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा शहरों में जो है जाम की समस्या को, शहरी परिवहन व्यवस्था को सुधार करने के लिए फ्लाईओवर, अलग अलग फ्लाईओवर, बाईपास निर्माण की परिकल्पना इसके तहत की गई है। समाज कल्याण के तहत बिहार सरकार द्वारा समाज कल्याण में, देखिए समाज कल्याण का सीधा आशा है समाज के जो वंचित तबके हैं उसको, उसके उत्थान के लिए विशेष प्रयास करना। उसके लिए जो है SC/ST के लिए मुख्यमंत्री ST/SC मेधावृत्ति योजना, मैट्रिक इंटर पास करने पे जो है SC/ST के छात्रों को जो है सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री सिविल सेवा योजना है, इसके तहत जो है SC/ST EBC, हाँ अब तो सभी महिलाओं के लिए हो गया है। SC/ST EBC और सभी महिला पुरुष को जो है 50,000 रुपया BPSC प्री पास करने पे और IAS की प्री पास करने पे 1 लाख रुपया दी जाती है। महादलितों में कौशल विकास के लिए, महादलितों के उत्थान के लिए महादलित विकास मिशन, महादलितों में जो है SC/ST में जो है कौशल विकास के लिए दशरथ माझी कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है। महिलाओं के उत्थान के लिए महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 5 लाख रुपया अनुदान और 5 लाख रुपया जो है ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इसके अलावा सभी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है। पंचायतों नगरपालिका में 50% आरक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री नारी विकास योजना में परामर्श दी जाती है। तो तमाम ऐसे पहल मानव विकास के लिए किए जा रहे हैं। इस सब से क्या होता है, लोगों का जीवन में उत्थान होगा। कौशल विकास पे, सामाजिक सुरक्षा पे, आरक्षण के माध्यम से, खाद्य सुरक्षा के माध्यम से, पेयजल स्वच्छता के माध्यम से, सामाजिक सेवाओं पर व्यय के माध्यम से, आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी के माध्यम से, सारे तरीके से मानव का विकास किया जा रहा है। तो आप इस सारे पॉइंट को, अब देखिए प्रश्न आ जाएगा। अब इतना तो पूरा लिखना संभव नहीं है, लेकिन योजना का नाम तो रहेगा ना, नाम लिखिएगा, नॉलेज होगा, इंटरव्यू में काम देगा और मेंस में प्रश्न आएगा तो अलग अलग प्रश्न को हैंडल कीजिएगा। अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे बिहार में मानव विकास, मानव संसाधन, सामाजिक आर्थिक विकास की जो चुनौती है बिहार में और भारत में, दोनों को हम एक साथ दिखाएंगे। हम लोग अब चर्चा करेंगे मानव विकास, मानव संसाधन, सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति में चुनौती भारत में और बिहार में। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 132 है 2022 के अनुसार। HDI 2022 में 132 है और GHI ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है 136 है। तो आखिर निम्न रैंकिंग के क्या कारण है? जो मानव विकास के क्षेत्र में चुनौती होगा, जो सामाजिक आर्थिक विकास में चुनौती है, जो सामाजिक प्रगति में चुनौती है, वही चुनौती जो है, उसी चुनौती के कारण भारत में मानव विकास सूचकांक में भारत की निम्न रैंक है। वही जो है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में है। और इन देशों की स्थिति अच्छी है, फिनलैंड, नॉर्डिक देशों की स्थिति अच्छी है। इसके पीछे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, सामाजिक सुरक्षा के दायरे जो है लगभग जनसंख्या के सभी जनसंख्या के सभी समूहों को प्राप्त है, सभी जनसंख्या को आच्छादित किया है। उसके बाद प्रशासनिक दक्षता है, असमानता कम है उन देशों में, स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति है, सामाजिक सेवाओं पर व्यय जो है अधिक किए जाते हैं। इसके कारण उन देशों की स्थिति अच्छी है। इसको उलट देना है, याद रखिएगा। जैसा कि पूछ दिया है GHI में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या कारण है कि नॉर्डिक फिनलैंड के देश जो है आगे है।
तो उसके पीछे जो भारत के जो यही स्थिति है, वहाँ जीडीपी में प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाओं पर पहले ही वो बोले हैं कि सामाजिक सेवाओं में सब चीज़ आ जाता है एक जीवन में, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रहन सहन का स्तर, पेयजल, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा सुरक्षा, व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर जो भी व्यय होता है वो सामाजिक सेवाओं में आ जाता है। तो वहाँ पर अधिक व्यय किया जाता है। स्वास्थ्य बेहतर है, स्वास्थ्य मानव संसाधन की चुनौती नहीं है, बुनियादी ढांचा की चुनौती नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अधिक खर्च किए जाते हैं, प्राकृतिक आपदा से बचाव की उन्नत व्यवस्था है, प्रशासनिक दक्षता है और असमानता कम है, आर्थिक समृद्धि का लाभ जो समाज के सभी तबकों, सभी क्षेत्रों को प्राप्त होता है। लेकिन भारत में ये सब नहीं है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे जीडीपी के अनुपात में शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय। अगर भारत के शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय देखेंगे जीडीपी के अनुपात के रूप में, तो आपको पहले ही कहा गया है कि शिक्षा स्वास्थ्य पर जो है, जो भारत में जो है शिक्षा पर व्यय जो है बजट अनुमान 21-22 के अनुसार 3.1% बताया गया है। अगर यही तुलना दक्षिण कोरिया और नॉर्डिक देशों से करेंगे तो वहाँ पर शिक्षा पर व्यय जो है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 7 से 7.5% के बीच होता है। अगर स्वास्थ्य पर अगर व्यय देखेंगे तो भारत में स्वास्थ्य का व्यय जो है बजट अनुमान 2020-21 के अकॉर्डिंग 21-22 के अकॉर्डिंग 2.1% था। और वही विकसित देशों की तुलना करेंगे, नॉर्डिक देशों की तुलना करेंगे तो आपसे बहुत आगे है, बहुत आगे है। तो यह स्थिति है। तो शिक्षा स्वास्थ्य पे कम व्यय करने से देखिए व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा स्वास्थ्य आवश्यक है। व्यक्ति अगर शिक्षित होगा और स्वस्थ होगा तो वह उच्च वेतनमान के रहन सहन के स्तर में बदलाव कर सकता है। शिक्षित होगा तो जनसंख्या कम होगा, स्वस्थ होगा मृत्यु कम होगी, वो कोई भी काम करने में दक्ष होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है मानव पूंजी का निर्माण करता है, इससे व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति शिक्षा स्वास्थ्य के बल पर ही बहुत आगे बढ़ता है। किसी का तबीयत खराब है, मान लीजिए स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर कोई कारगर नहीं है। शिक्षित है लेकिन बीमार है, कारगर नहीं है। तो व्यक्ति के संपूर्ण उत्थान में शिक्षा स्वास्थ्य केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो भारत में शिक्षा स्वास्थ्य की कमजोरी स्थिति है। इसके पीछे रीजन है कि भारत में शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय विकसित देशों की तुलना में बहुत कम किए जाते हैं। जहां विकसित देशों में 7 से 7.5%, कुछ देशों में तो 16% व्यय किए जाते हैं, वहीं भारत में जो है 2.1%, 3.1% व्यय किए जाते हैं। तो इससे क्या होगा? उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में भी देखेंगे तो भारत की स्थिति बहुत निराशाजनक है। एक तो WHO का मानना है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, और भारत में अखिल भारतीय स्तर पर देखेंगे तो 1465 लोगों पर एक डॉक्टर है। यही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं में देखिएगा तो ग्रामीण शहरों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारी विषमता। सारा डॉक्टर शहरों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर है नहीं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल है, रख रखाव, बुनियादी अवसरताएं की कमी है, जो स्वास्थ्य उपकरण है उसकी कमी है, आवश्यक तो डॉक्टर की कमी है, स्वास्थ्य से मानव संसाधन की कमी है, वो तो हम बताए ही थे। इसके अलावा जो है बुनियादी अवसरताएं की कमी है और स्वास्थ्य सुविधा में भारी विषमता है। अब मान लीजिए भारत के अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य सुविधा देखेंगे, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, वहीं बिहार की देखिए, वही दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखिए, केरल की स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, मुंबई की स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, तो वही मुंबई के गांव में, महाराष्ट्र के गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए। तो शहरों गांव में विभिन्न सामाजिक समूहों को लेकर जो है स्वास्थ्य सुविधा की पहुंच में भी अंतर व्याप्त है। तो यह स्थिति है। अब देखिए बिहार में मानव संसाधन की, बिहार में सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधा में है मानव संसाधन की चुनौती। डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, ये सब की भारी कमी है। अब देखिए 2021 में जितना डॉक्टरों का पद स्वीकृत था उसका 50.9% क्या था, रिक्त था। इसके अलावा प्रति लाख आबादी पर स्वास्थ्य संस्थानों की औसत संख्या अगर देखेंगे तो विभिन्न जिलों में भारी विषमता है। जहां जमुई, शिवहर, शेखपुरा में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या अधिक है प्रति लाख आबादी पर,
वहीं आप दूसरे जिलों में जाएंगे तो कम है। तो यह स्थिति है। इसके अलावा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा की कमी है। आर्थिक समृद्धि के लाभों के वितरण में, अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले दशकों से, पिछले कई वर्षों से लगातार तेज समृद्धि, भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर लगातार तेज रही है। लेकिन इस समृद्धि का लाभ जो है समाज के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों को नहीं मिला है। अब विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार अगर आप देखेंगे तो असमानता की भयावह स्थिति प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में भारत के 10% लोगों के पास भारत के कुल राष्ट्रीय आय का यानी कुल धन का 57% है। और 50% सबसे निचले तबके को काउंट कीजिएगा जनसंख्या के, तो उसके पास मात्र राष्ट्रीय आय का कुल कितना है? मात्र 13% है। अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट आया था भारत में असमानता की स्थिति के नाम से। इस रिपोर्ट के अनुसार इस देश में कुल कामगारों का मात्र 10% ही जो है 25,000 से ऊपर वेतन कमाता है। वो 25,000 या उससे ऊपर है। इस देश के 1% लोगों के पास जो है 6 से 7% जो है आय है। यह स्थिति है। इस देश के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के भारत की असमानता स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 10% लोगों के पास इस देश की 1/3 आमदनी है। लेकिन विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत सर्वाधिक असमानता वाले देशों में शामिल है। तो हम अलग अलग रिपोर्ट की चर्चा किए हैं, आपको जो मन होगा कीजिएगा। तो यह स्थिति है। तो आर्थिक, इसके अलावा आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में जहाँ तेलंगाना की आय सबसे अधिक है, वहीं बिहार में सबकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। साक्षरता में भी देखिएगा तो वही स्थिति हम आगे चर्चा करेंगे। और प्राकृतिक आपदा, अब जैसा कि जानते होंगे कि भारत जो है प्राकृतिक आपदा वाला देश है। अब बिहार की भी स्थिति वही है। प्रतिवर्ष बाढ़, सूखा, सुनामी आती रहती है। और भारत में भी वही जो है वर्ष दर चक्रवात, सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन कि आए दिन किसी न किसी राज्य में घटनाएं होती रहती है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है प्राकृतिक आपदा की बारंबारता में वृद्धि हुई है। प्राकृतिक आपदा की बारंबारता में, और प्राकृतिक आपदा के कारण क्या होता है? जन धन की हानि होती है, बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो जाता है, गरीबी में वृद्धि होती है, जीवन स्तर पर प्रतिकूल असर पड़ता है, कृषि कार्य प्रभावित होता है, पशुधन की बर्बादी होती है। इसका सीधा असर जो है संसाधन पे और आमजन पर पड़ता है, जिसके कारण जीवन की सामान्य स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है। बिहार में भी वही है। उसके बाद प्रशासनिक दक्षता की चुनौती। भारत और बिहार दोनों में जो है सामाजिक आर्थिक विकास की जो योजनाएं हैं उसका बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार, रिसाव बनी हुई है, जिसके कारण मानव विकास संबंधी जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ पात्र उम्मीदवारों को नहीं मिल पाता है, जिससे उसका उत्थान जो है नहीं हो पाता है। उसके बाद शिक्षा क्षेत्र में भी चुनौती है। अब देखेंगे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल अंतराल है। आप शहर ग्रामीण के बीच जो है साक्षरता दर में अंतर है। आप भारत के साक्षरता दर देखेंगे तो शहर और ग्रामीण, महिला पुरुष में अंतर है, लैंगिक अंतराल है, शहर और ग्रामीण में अंतर है, विभिन्न राज्यों के बीच जो है अंतर है, भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अगर देखेंगे SC ST OBC जनरल इस सब के बीच देखेंगे तो साक्षरता दर में व्यापक अंतर है। उसके बाद छीजन दर अधिक है। छीजन दर, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, पहुंच, क्षमता सुनिश्चित करने की चुनौती है। तो भारत के शिक्षा सुविधाओं में भी क्षमता है। अब देखिए बिहार में जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, तकनीकी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सामान्य विश्वविद्यालय जनसंख्या का अनुपात में जितना होनी चाहिए नहीं है। वहीं दूसरे राज्यों में देखेंगे तो हब बना हुआ है।
तो शिक्षण सुविधाओं में, शिक्षण संस्थानों की संख्या के हिसाब से भी भारत में जो है विभिन्न राज्यों के बीच असमानताएं हैं। तो कैसे सभी लोग, और भारत के मानव विकास में रैंकिंग तभी अच्छा होगा, या भारत में गरीबी दूर तभी होगा, या भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार तभी होगा जब भारत के सभी लोगों का सुधार होगा। अब ऊपरी तबकों को विकास कर देंगे, मुट्ठी भर लोगों का, तो इससे विकास नहीं हो पाएगा। भारत गरीब और विकासशील से विकासशील ही बना रहेगा। तो भारत को विकसित बनाना है, मानव विकास की रैंकिंग में भारत की मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में भारत की स्थिति को सुधार करना है, रैंकिंग में सुधार करना है, तो समाज के सभी तबकों का विकास करना होगा, सभी क्षेत्रों का विकास करना होगा, समावेशी विकास करना होगा, तभी रैंकिंग में सुधार होगा। उसके बाद जनसंख्या का, आप देखिए जनसंख्या भारत, जैसा कि आप जानते हो कि विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, और भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% बिहार में निवास करती है। लेकिन अगर भूमि देखेंगे तो विश्व के कुल भूभाग का 2.4% भारत में है। अब भारत के कुल भूभाग का 2.9% जो है बिहार में है। 2.86 है, लेकिन 2.9 भी कह सकते हैं आप, 8-6 ही बोलिए। तो जनसंख्या का भारी दबाव है, और यही नहीं, दिनों दिन जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। अब 17.4% भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है, और बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है जनगणना 2011 के अनुसार 25.4% है। तो तेजी से जनसंख्या वृद्धि होने से क्या होता है, और तेज जनसंख्या वृद्धि से जीवन स्तर पर जो है, जीवन स्तर को बहुत बेहतर तरीके से आप सुधार नहीं कर सकते हैं। अधिक जनसंख्या होने से संसाधनों पर दबाव पड़ता है, निर्भरता भार अधिक होता है, जिससे स्वास्थ्य शिक्षा पर अधिक व्यय संभव नहीं हो पाता है, खान पान में सुधार नहीं हो पाता है, जीवन शैली में सुधार नहीं हो पाता है। जनसंख्या के दबाव, क्योंकि जनसंख्या अधिक होगा। अब नॉर्डिक देशों में जनसंख्या कम है, तो नॉर्डिक देशों में मान लीजिए एलन है, कोई नॉर्डिक देशों का एक व्यक्ति है, और भारत में ले लीजिए, भारत की कोई नाम ले लीजिए, सी नाम ले लीजिए, तो एलन के पास एक बच्चा, सी के पास जो एवरेज 3 बच्चा है। एलन की आमदनी जो है मान लीजिए 200 रुपया है, और इसका भी 2 है, तो एलन जो है 200 रुपये में आसानी से अपना परिवार को 3 आदमी का खर्चा पाल लेगा, लेकिन तो 5 आदमी है ना, तो निश्चित रूप से इस पर जो है ज़्यादा दबाव पड़ेगा, और ये सारे पैसा जो है भोजन पर खर्च कर देगा, इसके पास बचेगा नहीं, स्वास्थ्य शिक्षा पर क्या खर्च कर पाएगा। लेकिन यह बचा भी लेगा और स्वास्थ्य शिक्षा पर भी खर्च कर, बेहतर खर्च करने की स्थिति में होगा। तो तो एलन की तुलना में सी को 2 गुनी बच्चा में 3 गुनी बच्चा को पालन करना पड़ता है। इसलिए यहाँ के लोगों की जनसंख्या के वृद्धि के कारण लोगों के जीवन स्तर खराब है। अब देखेंगे जनसंख्या कम होगा तो आराम से, अगर किसी का 1 बाल बच्चा होगा पूरा अच्छा से खर्च करता है, बहुत बिस्कुट खिलाएगा, काजू खिलाएगा, किशमिश खिलाएगा, बर्फ खिलाएगा। देखते होंगे ना, 1 बाल बच्चा को ज़्यादा मानता है लोग, 2 को 3 को कहता है ऐसे ही है आप देखते होंगे ना। तो जनसंख्या वृद्धि, तेज जनसंख्या के कारण क्या होता है कि जीवन स्तर पर असर पड़ता है, जीवन स्तर में को ऊंचा उठाने में जो है चुनौती पैदा होती है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि होने से भूमि का विखंडन होता है, भूमि का विखंडन होगा, भूमि का यानी जोत जो है, छोटे जोत का जो है क्या होता है, खेतों का बंटवारा होता है। अब 1 बीघा खेत है, 3 भाई है, काट 7-7 कट्ठा होगा, इसके पास 1 बीघा है, 1 ही बीघा रहेगा, तो 1 बीघा में ट्रैक्टर का उपयोग कर सकता है, थ्रेसर का उपयोग कर सकता है, 1 बीघा से बैंकिंग संस्थानों से ऋण मिल सकता है। लेकिन इसको 7 कट्ठा में एक भाई को बैंक से ऋण नहीं मिलेगा, कृषि ऋण नहीं मिल पाएगा। सरकार द्वारा जो कृषि क्षेत्र के लिए जो योजना, किसानों के लिए जो योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, ये अपना खेत में ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा क्योंकि ज़मीनें नहीं है। तो कृषि उत्पादन भी प्रभावित होता है, कृषि उत्पादन प्रभावित होगा तो खाद्य सुरक्षा, और अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी फैलता है। सुन लीजिए, तो यह स्थिति है
और सामाजिक सुरक्षा के सीमित दायरे, जैसा कि जानते होंगे कि भारत की 82% श्रम शक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करता है और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले को कोई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, यानी भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं है। उनके काम के घंटे अधिक होते हैं, काम के घंटे अधिक होते हैं, उनके साथ वेतन कम होते हैं, खराब माहौल में उन्हें काम करना पड़ता है, जिससे जीवन स्तर में बदलाव नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए असंगठित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा होगा, काम के घंटे अधिक कम होंगे, वेतन अधिक होगा, नियमित होगा, तो सुरक्षा मिलता है। लेकिन भारत में यही स्थिति है। हालांकि सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं, जैसे प्रसूति अधिनियम है, श्रम संहिता है, लेकिन इसका लाभ कुछ लोगों को मिल रहा है, अधिकांश लोग इस दायरे से बाहर हैं। तो उनकी जीवन स्थिति में सुधार, क्योंकि भविष्य की सुरक्षा भी तो होनी चाहिए, तो यह स्थिति है। तो भारत और बिहार में जो है कॉमन चुनौती है, और बाकी जो है प्राकृतिक आपदा, इस समय हम कई जगह इसकी चर्चा किए हैं। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, हो जाएगा। और हम थोड़ा सा उपलब्धि बता देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो होगा। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे मानव विकास, मानव संसाधन, समावेशी विकास, सामाजिक प्रगति और मानव सूचकांक में भारत की प्रगति, और सामाजिक आर्थिक विकास में, मानव विकास में बिहार की प्रगति, उपलब्धि क्या है। हम देखिए, इस तरह की प्रश्न में जब भी मानव विकास, सामाजिक आर्थिक विकास के आलोचनात्मक मूल्यांकन, मानव विकास के सरकार के प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, समावेशी विकास, भारत में समावेशी विकास के लिए भारत या बिहार सरकार के प्रयासों का आलोचनात्मक समीक्षा मूल्यांकन करेंगे, तो उस स्थिति में आपको पक्ष विपक्ष दोनों दिखाना होगा। उपलब्धि भी है, और मानव विकास सूचकांक में अगर प्रश्न लिख रहे हैं कि भारत की निम्न रैंकिंग है, तो निम्न रैंकिंग के बावजूद सुधार भी तो हुआ है। तो हम सुधार को भी देखेंगे, जो प्रयास सही सकारात्मकता से आंसर शुरुआत करेंगे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की प्रगति अगर देखेंगे, तो आप भारत की प्रगति देखेंगे तो NHFS नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 1992-93 में भारत में जन्म दर प्रजनन दर 3.4% था, और NHFS 5 2019-21 के बीच जब देखेंगे तो वह 2 हो गया है। बिहार में क्या था, बिहार में जो है प्रजनन दर जो है 3.3% था, अब घटकर 3% पर आ गया है। तो प्रजनन दर में गिरावट जो होती है, जन्म दर में या जनसंख्या वृद्धि दर भी देख लीजिए, 2001 की जनसंख्या वृद्धि दर और 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर, जब भी संपन्नता बढ़ता है, जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आता है, तो जनसंख्या में कमी आती है। महिलाएं शिक्षित होगी, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानव का विकास होगा, तो निश्चित रूप से जनसंख्या में प्रजनन दर में कमी आती है। लोग जो है परिवार नियोजन उपाय अपनाते हैं, उसके बाद अधिक बच्चों की मोह नहीं रखते हैं, कम बच्चे से ही काम चलाते हैं। तो जब भी संपन्नता बढ़ता है तो जनसंख्या गिरावट आती है। यह स्थिति है, जैसा कि विकसित देशों का एग्जाम्पल हमारे पास है, विकसित राज्यों का एग्जाम्पल है, केरल है, एग्जाम्पल है। शिशु मृत्यु दर में भी देखिए, जब भी स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तार होती है, स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार होगा, तो मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। तो आप देखेंगे NHFS 1 1992-93 में भारत में जीवित जन्म पर 1000 जीवित जन्म पर 78.5% बच्चा मर जाता था। लेकिन अगर 5 में देखेंगे NHFS 5 के अकॉर्डिंग, तो 35.2%, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ, इसलिए बच्चे अब कम मर रहे हैं। और बिहार में देखेंगे 2016 में शिशु मृत्यु दर 38 था, जो घटकर 29 हो गया है वर्तमान में। तो यह स्थिति है, डाटा चेंज होता रहता है। ये आर्थिक सर्वे जो है 2020-21 के अनुसार 29 हो गया है। उसके बाद संस्थागत जन्म, देखिए संस्थागत जन्म क्या होता है, प्रसव क्या होता है। अगर डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रहा है तो उसको जो है देखभाल अच्छी रहती है, चिकित्सीय देख रेख में संस्थागत प्रसव होता है, तो बच्चे और
माताओं की मरने की जो स्वास्थ्य संकट पैदा होने की आशंका कम होती है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के कारण संस्थागत प्रसव में वृद्धि हो रहा है। पहले क्या होता था कि लोग अपने घर पे ही प्रसव हो जाता था, लेकिन अब प्रसव के लिए लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो NHFS 1 के अकॉर्डिंग 1992-93 में संस्थागत प्रसव जो है जन्म जो है 26.1% था, जो बढ़कर 2019-21 में यानी NHFS 5 के अकॉर्डिंग 86.6% हो गया है। यानी इसका अर्थ है स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। अब लोग घर पे पुरानी पद्धति से जो प्रसव कराते थे वो न करके अब विशेषज्ञों की देखरेख में प्रसव होता है, चिकित्सीय सुविधाओं की देखरेख में। बिहार में भी देखिएगा 2015-16 में संस्थागत प्रसव का दर जो है 63.8% था, 19-20 में बढ़कर 76.2% हो गया है। तो जब भी मानव का विकास होता है, अगर मान लीजिए आप समाज में देखते होंगे जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिसको पैसे वाले लोग कह सकते हैं, वह उनके घर में अगर डिलीवरी होगा तो वे डिलीवरी जो है घर पे नहीं कराएंगे, वो हॉस्पिटल में जाएंगे। यानी लोगों की संपन्नता बढ़ रही है। पहले जहाँ 26% देश में लोग डिलीवरी घर पे हॉस्पिटल में कराते थे, आज जो है 86% हो गया है। लेकिन बिहार में क्या है कि पहले 63% 15-16 में था, अब 76% हो गया है। तो जननी सुरक्षा योजना के तहत जो है जो 2400 रुपया मिलता है, इसका लाभ पूरा मिला है बिहार सरकार को, समझ रहे हैं। तो मानव विकास है। उसके बाद स्वच्छता देखेंगे, NHFS 2 जो है 1998-99 के अनुसार बेहतर स्वच्छता सुविधा उपयोग करने वाले परिवार जो है देश में 17.76% था। जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 यानी 19-21 के अकॉर्डिंग, और बेहतर स्वच्छता का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या 17.2% हो गया है। बिहार में देखिएगा तो 14.6% से बढ़कर 49.4% हो गया है स्वच्छता का प्रतिशत। स्वच्छ ईंधन आप देखेंगे 2015-16 में भारत में स्वच्छ ईंधन उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या 25.3% थी, जो NHFS 5 के अकॉर्डिंग 58.6% हो गया है, समझ रहे हैं। उसके बाद अभी भारत की HDI मान में कितना वृद्धि हुआ है देखिए। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में भारत के HDI स्कोर 0.429 था। HDR जो है 19 जो है के अकॉर्डिंग 0.645 हो गया है। और 22 में अगर आप देखेंगे, 21 में अगर देखेंगे तो घट गया है कोविड के कारण, 0.633 हो गया है। प्रति व्यक्ति GNI में वृद्धि हुआ है। 1990 में भारत के प्रति व्यक्ति आय $1784 था, 2019 में बढ़कर $6685 हो गया है। यह स्थिति है। बिहार में प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद में 2016-17 में 24,455 रुपया था, जो 2020-21 में बढ़कर 31,017 रुपया हो गया है। तो बिहार के लोगों की भी आय जो है बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत कम है, राष्ट्रीय औसत से 1/4 है। जीवन प्रत्याशा में आप देखेंगे तो 1991 में भारत के एक व्यक्ति का औसत आयु जो है 37.2 वर्ष था, जो है 14-18 में बढ़कर 69.4% हो गया है। बिहार में ही अगर देखेंगे तो जो है 10-14 में औसत आयु बिहार की 68.1% था, तो 14-18 के बीच 10-14 के बीच, और 14-18 में बढ़कर 69.1 वर्ष हो गया है। बिजली की खपत के मामले में आप देखेंगे बिहार में 2014-15 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जो है 203 किलोवाट था, जो अगर 20-21 में अगर देखेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 के अकॉर्डिंग तो 350 किलोवाट प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत हो गया है। साक्षरता वृद्धि दर में बिहार में ऐतिहासिक रूप से वृद्धि हुई है। 2001 में साक्षरता वृद्धि दर 47% था, जो 2011 में बढ़कर 61.8% हो गई है। इसमें भी महिला और पुरुष की साक्षरता में व्यापक वृद्धि हुआ है। तो यह स्थिति है। तो गरीबी निवारण से संबंधित आलोचनात्मक समीक्षा आ जाएगा, समावेशी विकास से संबंधित आलोचनात्मक समीक्षा आ जाएगा, मानव विकास के क्षेत्र में आलोचनात्मक समीक्षा आ जाएगा, या उपलब्धि आ जाएगा।
तो इस सारे उपलब्धि को आपको लिखने होंगे। अब आपको डाटा याद करना होगा सारा, क्योंकि काफ़ी जटिल डाटाएं हैं, तो मोटे तौर पे 7-8 को याद तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो हम आगे खाद्य सुरक्षा देखेंगे।